आपको पता है फॉरेक्स मार्केट को एक्चुअली में कौन कंट्रोल करता है? रिटेल ट्रेडर्स या फिर कोई हिडन प्लेयर्स? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों फॉरेक्स मार्केट के मेजर पार्टिसिपेंट के बारे में जो असली गेम चलाते हैं इस मार्केट में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये नॉलेज आपकी ट्रेडिंग को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। तो वीडियो को देरी न करते हुए चलिए देखते हैं कौन है इस मार्केट का असली ड्राइवर, कौन इस मार्केट को मैनिपुलेट कर मैनिपुलेट कर तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने पीपीटी पर, जहाँ से हमने पिछली वीडियो को एंड किया था। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि डेफिनेशन ऑफ फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स क्या होती है, ट्रेडिंग क्या होती है और लेवरेज क्या होता है। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है मेजर पार्टिसिपेंट में पहले कौन आते हैं? बैंक्स। सबसे बड़ी मछली मार्केट की बैंक्स। इनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी या फिर इनका जो रोल होता है, ये मार्केट को सालों तक एक ही डायरेक्शन में रखते हैं। इतना बड़ा इनका रोल होता है मार्केट में। अच्छा, सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्सिबल होता है कि आने वाले टाइम में उस जिस भी कंट्री का बैंक है, आने वाले टाइम में क्या उस करेंसी की वैल्यू अप जाएगी या फिर डाउन साइड पे आएगी। ये सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है कि आने वाले टाइम पे करेंसी की वैल्यू उस कंट्री की अप जाएगी या फिर डाउन आएगी। अच्छा, सब चीज़ें समझ में आ गई। क्योंकि जो मोनेट देखो, सबसे पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है एक्चुअल में मेन ड्राइवर होती है उस कंट्री की करेंसी। ठीक है। इनके एक एक डिसीजन जो होते हैं, बैंक्स के एक एक डिसीजन जो होते हैं, वो मार्केट को सालों तक 6-6 18 10-10 सालों, 11-11 12-12 15-15 सालों तक मार्केट को एक डायरेक्शन में रखते हैं। अच्छा, जब हम आगे फंडामेंटल चीजें धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे पढ़ते हुए फंडामेंटल चीजों को, तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मार्केट को ये 6-6 महीने तक एक डायरेक्शन में रखते हैं। हम रिटेल्स क्या करते हैं, रिटेल ट्रेडर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा करेक्शन किया, शॉर्ट 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 थोड़ा सा बाइंगे, बाय 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 बाय, ऊपर जा रही सेल मारो, ऊपर जा रही, कितना सेल ऊपर, कितना ऊपर जा सकती, कितना ऊपर जा सकती। अब इनकी मॉनेटरी पॉलिसी क्या कहती है कि ये मार्केट को इतनी अच्छी से रिसर्च करते हैं कि मार्केट को 2-2 साल 3-3 साल तक एक ही डायरेक्शन में रखते हैं। अब आप इधर से सेल करोगे, आपका क्या हाल होगा। गोल्ड का देखा ना अभी यूएस। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ छोटा सा कि आगे चलते हैं थोड़ा सा चार्ट पे, वहां पे समझते हैं कि कैसे इनकी मॉनेटरी पॉलिसी एक एक, ये हमारा गोल्ड का चार्ट है, कैसे इनकी मॉनेटरी पॉलिसी जो है ना, ये 6-6 महीने, 1-1 साल या फिर 15-15 सालों तक मार्केट को एक डायरेक्शन में रखती है। कैसे, आइए समझते हैं। थोड़ा सा फंडामेंटल मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, बेसिक। चलते हैं सबसे सबसे जो नॉर्मल तो आपको नजर आएगा इनके फंडामेंटल, वो यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है। अच्छा, यूएसडी जेपीवाई पे वीकली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम, आइए हम मंथली पे चलते हैं, मंथली पे देख लेते हैं इनको। अच्छा, अब यहाँ से देखो आप, ये रहा चार्ट इनका 2012 से 2026 तक मार्केट को कहाँ लेकर गए हैं कि ये सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी है। अब इसमें है क्या, सबसे पहली चीज, इस मॉनेटरी पॉलिसी ने ये जेपीवाई की मॉनेटरी पॉलिसी है क्या चीज, आइए समझते हैं। सबसे पहले आप एग्जांपल के तौर पे ले लो कि यूएसडी जेपीवाई के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, उसमें इनकी एक मॉनेटरी पॉलिसी सेट है। क्या, इन्होंने एक मॉनेटरी पॉलिसी बनाई अपनी कि अ, आप मान लो कि एक बैंक है, बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ जापान, ऐसे मैं लिख देता हूँ 1 2 करके। वन, पहला बैंक है, बीपी लिख देते हैं, बैंक ऑफ जापान। ठीक है। और सेकंड बैंक है यहीं जापान में, इसको सेकंड बैंक लिख देते हैं। ठीक है। अच्छा, इनकी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है बैंक ऑफ जापान की, कि इन्होंने कहा कि हम अपने इंटरेस्ट रेट को, जैसे कि आप यहाँ पे किसी भी बैंक से लोन लेने जाओ तो आपको इतना इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा उस लोन पे। ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने किया कि हम अपने जो इंटरेस्ट रेट है उसको हम निगेटिव रखेंगे। मतलब निगेटिव मतलब जीरो। आप इनसे उधार लो, ये आपको जीरो, आपको इनको जीरो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा क्योंकि ये अपने इंटरेस्ट रेट को नेगेटिव रखें। अच्छा, इससे रखने से क्या हुआ, जो भी इनकी जो भी इनसे लोन लेता है, ठीक है, जो भी इनसे लोन लेता है वो क्या करता है,
दूसरा बैंक कह रहा है, अच्छा दूसरे बैंक की बात कर लेते हैं पहले। दूसरा बैंक कर रहा है कि आप भैया मेरे पास पैसे रखो, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया। ये बैंक कह रहा है कि आप मेरे पास पैसा रखो और हर मंथली 5% मैं आपको इंटरेस्ट बना के दूँगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इंटरेस्ट बना के दूँगा 5% मंथली। आप इधर से लोन लो, ये इन्होंने नहीं कहा, मैं बता रहा हूँ। इधर से आप लोन लो और इधर आके पैसे रखो। इधर से मैं आपको 5% रिटर्न मंथली देता रहूँगा। अच्छा, तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने सोचा कि मैं इधर से पैसे उठा लेता हूँ और इधर लगा देता हूँ। इधर मज़े से बढ़िया 5% रिटर्न भी आता रहेगा और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना। ये जो 5% है, मेरी जेब में आ जाएगा। सिंपल। तो ये इनकी पॉलिसी थी कि ये अपना इंटरेस्ट रेट को नेगेटिव रख दिया। अब इससे हुआ क्या? इससे हुआ क्या कि मार्केट सालों तक एक डायरेक्शन। कैसे? लोगों ने बैंक ऑफ जापान से लोन लिया, जापानीज़ येन को लेकर और यूएसडी को बाय कर लिया। जापानीज़ येन से लोन लिया और क्या किया? यूएसडी को बाय कर लिया। अब यूएसडी को बाय कर लिया क्योंकि ये हाइली इंटरेस्ट देने वाली करेंसी है, हाइली पेयर है। यूएसडी को बाय किया, यहाँ से अपने प्रॉफिट बनाए। प्रॉफिट बनाने के बाद जब भी बैंक ऑफ जापान ने इनको कहा कि मेरे पैसे वापस करो, यहाँ से इसको बेच के इन्होंने जे बैंक ऑफ जापान को पैसे दे दिए और यहाँ से 5% या 10% जो भी इन्होंने प्रॉफिट बिल्डअप किया, उसको अपनी जेब में रखा। इनको इंटरेस्ट देना नहीं था, तो पूरा प्रॉफिट अपनी जेब के अंदर। तो इस तरीके से इनकी मॉनेटरी पॉलिसी थी कि हम अपने इंटरेस्ट रेट को नेगेटिव कर देंगे, कोई भी इनको इंटरेस्ट रेट नहीं देना पड़ेगा और पैसा घूम-घूम के इधर ही रोटेट करता रहेगा। ये इनकी मॉनेटरी पॉलिसी थी कि मार्केट को 2012 से लेकर 2026 तक एक ही डायरेक्शन में रखा है। एक मॉनेटरी पॉलिसी ने, सिर्फ एक मॉनेटरी पॉलिसी ने इतना बिग मूव इन्होंने कैप्चर। अब समझ जाओ, जिस तरफ आप समझ गए ना, जिस तरफ इस सेंट्रल बैंक्स रहेंगे मार्केट उसी तरफ रन करेगी, ठीक है? इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में कि जिस तरफ रहेंगे मार्केट उसी तरफ, जिस तरफ जैसे इनकी मॉनेटरी पॉलिसी रहेगी, जिस तरीके से ये अपने इंटरेस्ट रेट को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे अपने हिसाब से, उस तरीके से ये मार्केट मूव करेगी उस डायरेक्शन में, वो करेंसी उस तरीके से मार्केट में मूव करेगी। अच्छा, अब सेकंड चीज क्या थी? आपको समझ में आ गया कि सेंट्रल बैंक्स इस मार्केट की सबसे बड़ी वेल, सबसे बड़ी मछली है सेंट्रल बैंक्स। चलते हैं, अब दूसरा क्या कहना है इसका? दूसरी चीज है, अ, एक मिनट, दूसरी चीज, हाँ, सेंट्रल बैंक्स हो गए हमारे, ठीक है? अब हम चलते हैं थोड़ा सा डाउन साइड। कॉमर्शियल्स बैंक्स क्या होते हैं, सबसे पहले समझते हैं। कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो सेंट्रल बैंक के नीचे काम करते हैं। सेंट्रल बैंक के नीचे मतलब ये फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस करते हैं मार्केट। फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस, फॉरेक्स ट्रांजैक्शन से क्या मतलब है, अभी मैं बताता हूँ आपको। ये फॉरेक्स ट्रांजैक्शन करते हैं अपने लिए और अपने क्लाइंटों के लिए। इनके क्लाइंट्स कौन कौन से होते हैं? ब्रोकर्स, पहली चीज, ठीक है? एक्सचेंजेस, बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस जो होती हैं, ये सारे इनके क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है? इनके जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। ट्रिलियन की मार्केट है तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। छोटे मोटे ये भी खिलाड़ी नहीं है इस मार्केट के। सबसे बड़ी मछली ये है, फिर उससे छोटी ये। अच्छा, अब फॉरेक्स ट्रांजेक्शन से मतलब क्या है? फॉरेक्स ट्रांजेक्शन्स क्या होती है हमारी? फॉरेक्स ट्रांजेक्शन्स का मतलब है कि मान लो एग्जांपल के तौर पे कि आपकी यूएस में एक कंपनी है और वो मैन्युफैक्चर करवाती है चाइनीज़ कंपनी, चाइना में, ठीक है? चाइना में कम कोई भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करा रही। अब इसने ऑर्डर दिया कि भाई मेरे लिए इतनी चीज़ें मैन्युफैक्चर कर दो, मुझे बहुत ज़रूरत है, ठीक है? अच्छा, चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग की और बताया कि इतनी पेमेंट लगेगी। तो अब इसके पास यूएस में क्या है? इसके पास डॉलर्स हैं, ठीक है, इस कंपनी के पास। और ये चाइना कह रहा है कि भैया मुझे अपने युआन में चाहिए, ठीक है? मुझे अपनी करेंसी में मुझे पेमेंट चाहिए, ठीक है? तो अब ये क्या बोलेगा? यूएस का जो यूएस कंपनी है वो कहेगी अपने बैंक को कि सर ऐसी बात है कि हमें भैया हमने चाइना से एक मैन्युफैक्चर कराया है और वहाँ पे मुझे उन्होंने कहा है कि मुझे युआन में चाहिए। आप ऐसा करो, जो मेरे बैंक में यूएस डॉलर पड़े हैं, उनसे उसको बेचकर चाइनीज़ यन खरीदो मेरे लिए, युआन खरीदो और मुझे इनको पेमेंट करनी है। तो ये क्या करेंगे कि उस डॉलर को बेचकर चाइनीज़ यन खरीदेंगे, युआन, ठीक है? फिर वो जाके इसको पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मुराद क्या निकला, मतलब क्या निकला कि ये करेंसीज़ को एक्सचेंज करते हैं, करेंसीज़ को एक्सचेंज करते हैं, ये इनका काम होता है, ठीक है?
बड़ी-बड़ी जो ये चीज़ें आपने काफ़ी बार सुनी होगी कि भैया हम अपनी करेंसी में ही पेमेंट लेंगे। तो भाई जब इंडिया की करेंसी होती है और इंडिया की करेंसी चाइना को पेमेंट या फिर रशिया को पेमेंट कर रही होती है रूबल में, तो वो कैसे करती है? वो इसी से करती है कि ये आईएनआर को बेचकर रूबल खरीदते हैं, फिर इनको पेमेंट करते हैं, ठीक है? अच्छा, ये तरीका था इनका। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ कि ये मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं। क्या होते हैं? लिक्विडिटी प्रोवाइडर। लिक्विडिटी मतलब क्या मार्केट में? इसका मतलब क्या है? चलिए समझते हैं थोड़ा-सा इसको भी, बहुत इंटरेस्टिंग है। लिक्विडिटी का मतलब होता है लिक्विडिटी। बड़े-बड़े एक्सचेंजेस को, बड़े-बड़े ब्रोकर्स को ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कोई भी ब्रोकर आपके पास है, उसमें आपने बटन दबाई कि भैया मुझे 100 लॉट बाय करने हैं। तो क्या ये 100 लॉट खरीदने के लिए क्या कोई बेचेगा तभी तो आप खरीदोगे? कोई बायर सेलर तो होगा ना? तो वो बायर सेलर कौन लेकर आता है मार्केट में? ये कमर्शियल बैंक। समझ में आया? ये बड़ी-बड़े ब्रोकर्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, ट्रांज़ैक्शन को स्मूथ बनाते हैं। ऐसे आपने कोई भी ब्रोकर खोला, एक्सचेंज खोला या फिर कोई भी ब्रोकर खोला, वहाँ पे आपने मारी ठक से ट्रेड, 100 लॉट। अब 100 लॉट्स लेने के लिए कोई बेचने वाला भी तो होना चाहिए। आप खरीद रहे हो, यहाँ से कोई बेचने वाला भी तो होना चाहिए, तभी तो आप खरीदोगे। तो ये क्या करते हैं, ये लिक्विडिटी को प्रोवाइड करते हैं, आपकी ट्रांज़ैक्शंस को स्मूथ बनाते हैं, ब्रोकर की ट्रांज़ैक्शन को स्मूथ बनाते हैं। और ये ब्रोकर और एक्सचेंजेस से अब इसमें आपका क्या प्रॉफ़िट? सिंपल सी बात है, ये आपसे क्यों नहीं चार्ज करते? ये ब्रोकर से चार्ज करते हैं। बड़ी मछली है ना, तो बड़े से चार्ज करेगी, आप कौन होते हो? ये ब्रोकर से चार्ज करते हैं और ब्रोकर आपसे चार्ज करता है। ये ब्रोकर से चार्ज करते हैं, एक्सचेंजेस से चार्ज करते हैं और मोटा पैसा चार्ज करते हैं, छोटा-मोटा नहीं, ठीक है? तो ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं मार्केट में, इनका बहुत बड़ा रोल होता है मार्केट में, ट्रांज़ैक्शन को स्मूथ बनाने की। अच्छा, इनकी जो ट्रेडिंग होती है ना, ये छोटी-मोटी ट्रेडिंग नहीं करते, मतलब इनकी बहुत ही रिसर्च बेस्ड ट्रेडिंग होती है, कमर्शियल्स बैंक्स या सेंट्रल बैंक्स की। इनकी बहुत ही ज़्यादा आप समझ लो कि एक काफ़ी अरसे तक पहले रिसर्च करते हैं, फिर ये अपनी ट्रेड्स को ठोकते हैं। फिर ये अपने ट्रेड्स को डालते हैं और लॉन्ग टर्म पैसा कमाते हैं। ये जब भी मार्केट से उठेंगे ना, ये ऐसा नहीं है इनका लॉस नहीं होता मार्केट, इनका भी लॉस होता है। इनकी एक्यूरेसी आप चेक करोगे 50%, 60% इतनी ही विन रेट होते हैं। लेकिन इनके एसएल जो होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल एकदम। और इनके जो टीपी होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, जिससे ये अपने एसएल्स को बीट कर जाते हैं और जब भी ये साल में उठेंगे अपनी चेयर से, ये प्रॉफिट में ही नज़र आएँगे आपको। ठीक है? तो इनके एसएल काफ़ी छोटे होते हैं और टीपी इनके बहुत लंबे होते हैं। इस तरीके से ये अपने ट्रेडिंग स्टाइल को रिसर्च बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। अब जैसे आपको एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूँ, तो आप जाके सर्च करना गोल्डमैन सैक्स 10 के, गोल्डमैन, या फिर मैं आपको सर्च करके ही दिखा देता हूँ, ये क्या होता है? अच्छा, मैं अभी इसको छोड़ते हैं 1 मिनट। अच्छा, इसी टाइम कर लेते हैं। आप यहाँ से सिंपल जाओगे, सर्च करोगे गोल्डमैन सैक्स 10 के। अच्छा, वेट। गोल्डमैन सैक्स पे गए। अब गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट 2025 फुल ईयर एंड 4th क्वार्टर अर्निंग। चलिए इसको खोलते हैं हम और यहाँ पे आप देखोगे इनका सिंपल इनका रेवेन्यू देख लेना। ये 4 में 3 महीने का आपको रेवेन्यू कहाँ गया? ये रहा इनके पास। सिंपल सा इन्होंने जो जनरेट किया है, रिटर्न ऑफ एवरेज कॉमन शेयर होल्डर ऑफ इक्विटी आरओआई वाज 4th क्वार्टर 15%, 3 महीने में 15% इन्होंने 3 महीने में गेन किए। कौन है ये? कमर्शियल्स बैंक। समझ में आया? तो आप इनकी पूरी ये हर क्वार्टर में अपनी लिस्ट शेयर करते रहते हैं। आप यहाँ पे जाके और इनकी लिस्ट विस्ट पढ़ सकते हो सिंपल। इस तरीके के खोल के आप पूरा इनको पढ़ सकते हो, इनकी चीज़ें समझ सकते हो कि ये क्वार्टरली बेस कितना कमाए हैं, ईयरली बेस कितना कमाए हैं, इन सारी चीज़ों को आप ईयरली या क्वार्टरली तरीके से आप पढ़ सकते हो, ठीक है? आरओआई इन्होंने कितना जनरेट किया है क्वार्टरली, ईयरली, ग्रोथ क्या हुई है इनकी, ये सारी चीज़ें अपनी शेयर करते रहते हैं और आप इसको जाके पढ़ सकते हो। इनके लॉसेस भी होते हैं। इनके लॉसेस भी होते हैं सिंपल, ये हो सकता है 2-2 हफ्ते, 3-3 हफ्ते लॉस में रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको। क्योंकि इनका रिस्क मैनेजमेंट ऐसा है कि इनके एसेल्स काफ़ी छोटे होते हैं, इनके एसेल्स लगते हैं मार्केट। इससे क्या सीखा आपने? कि एसेल लगाना इम्पोर्टेंट है। जब बड़े-बड़े बैंक्स, हेज फंड्स एसेल लगाते हैं, तो आप कौन से बड़ी चीज़ हैं भाई? आप एसेल लगाओ, अपना एक जो भी आप टीपी लेना चाहते हो, वो टीपी लो मार्केट से और आउट हो जाओ। इनके एसेल्स काफ़ी छोटे होते हैं और इनके टीपी बड़े होते हैं, इस वजह से ये
अपने जो लॉसेस हैं उनको बीट करके प्रॉफिट में चले आते हैं। अच्छा, ये हो गया। चलते हैं हम अपनी टॉपिक की तरफ। ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो जाके, इनकी क्वार्टरली बेसिस में जो ये करते हैं वो सारी शेयर करते रहते हैं। अच्छा, हम चलते हैं वापस से, और कहाँ पे थे हम? हाँ, ये कॉमर्शियल बैंक का काम होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। फाइनेंशियल्स इंस्टीट्यूशंस कौन होते हैं? अच्छा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आ जाते हैं जो हमारे, वो आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स। इन्वेस्टमेंट बैंक्स मतलब जैसे आपका, ये कहते हैं कि भाई आपके पास जो पैसे हैं आप मुझे ला के दो, मैं उनसे ट्रेड करूँगा, आरओआई जनरेट करूँगा और आपको मैं प्रॉफिट कमा के दूँगा। ये आपके पैसों से ही इन्वेस्ट करा के ट्रेड करते हैं, उनसे प्रॉफिट जनरेट करते हैं। जैसे कि लाइक दैट म्यूचुअल फंड हो गया आपके, ठीक है? तो ये आपसे पैसे लेते हैं, इन्वेस्ट कराते हैं अपनी कंपनियों में और उससे ट्रेड करके प्रॉफिट बनाते हैं। ठीक है? ये इन्वेस्टमेंट बैंक का काम होता है। ये भी काफ़ी लार्ज स्केल पे इनके पास पैसे बहुत होते हैं। हेज फंड क्या करते हैं? इनका सिंपल काम है भैया, मार्केट में आना, अपने ट्रेड्स को लगाना, प्रॉफिट कमाना और आउट हो जाना मार्केट। अपने पोजीशंस को ये पैसे लेके आते हैं, मार्केट में ट्रेड करते हैं, पैसे बनाते हैं और मार्केट से निकल जाते हैं। ये हेज फंड का काम होता है। ठीक है? अच्छा, कॉर्पोरेशन क्या होते हैं? कॉर्पोरेशन, इनके पास भी बहुत मनी होता है, लेकिन ये क्या करते हैं, अपनी पोजीशंस को, प्रॉफिट पोजीशन नहीं, अपने प्रॉफिट को हेज कर लेते हैं। प्रॉफिट ये बनाते हैं, बेशक मार्केट में बनाते हैं, लेकिन ये अपने प्रॉफिट को क्या करते हैं, हेज करते चलते हैं। इनका कुछ हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं, थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। हम आ जाते हैं रिटेल ट्रेडर्स। रिटेल ट्रेडर्स कौन होते हैं? रिटेल ट्रेडर्स जैसे कि ये हो गए कि आप 100 के $1000 लेकर आए या मार्केट में और आपने ट्रेड किया, प्रॉफिट बनाया। तो जैसे कि 10 के, 50 के, 100 के या $1 मिलियन लेकर आए आप, और उससे ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं, लॉस करते हैं, वो सारी चीज़ें रिटेल ट्रेडर्स में आ जाती हैं। अच्छा, ये जो हैं अ, ये जो होती हैं, यहाँ से सेंट्रल बैंक से लेके कमर्शियल बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक से लेके हेज फंड, इन्हें हम क्या कहते हैं? ये होते हैं अ, स्मार्ट मनी। इनको हम कहते हैं मार्केट में स्मार्ट मनी। ये ओवर द ईयर ये अपना अच्छा आरओआई जनरेट करके मार्केट से निकलते हैं। उसके बाद इनके बाद जो होती है सेकंड ये एक होती है स्मार्ट मनी, और इनके अगेंस्ट होती है डंप मनी। वो क्या करती है? वो आई भैया पैसे लेकर ब्रोकर में, ले बाय सेल ठोको, मार्केट नीचे जा रही है और खरीदो, मार्केट नीचे जा रही है और खरीदो, और अकाउंट साफ करके आउट हो जाते हैं। इनकी कोई रिसर्च नहीं होती ट्रेडिंग में, नो रिसर्च। ये बस आते हैं, बाय सेल ठोकते हैं और अकाउंट वाश करके चल देते हैं। तो एक होती है स्मार्ट मनी और उनके सामने होती है डंप मनी। अब डंप मनी से आप समझ गए होंगे कौन। फिलहाल आगे चलते हैं। हाँ, इससे एक और चीज़ निकलती है मार्केट में कि जिस टाइम पे जिस करेंसी, जिस कंट्री के बैंक ओपन होते होंगे, उस टाइम उस करेंसी में उतार चढ़ाव काफ़ी तेज होते होंगे, फ्लक्चुएशन काफ़ी होती होंगी, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स, कमर्शियल्स बैंक्स, इन्वेस्टमेंट, हेज फंड, ये सारी चीज़ें जब भी खुलेंगी, जब भी उस टाइम ओपन रहेंगी, तो उस करेंसी की वैल्यू अप या डाउन तेजी से होगी। ठीक है? उसमें वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इससे एक क्वेश्चन का या फिर कोई एक सवाल का जन्म होता है कि किस टाइम कौन सी कंट्री की करेंसी ज़्यादा तेज मूव करती है और किस टाइम कौन सी कंट्री के बैंक्स ओपन होते हैं। चलिए समझते हैं। यहाँ पे देखो, ये सिंपल सा आप इसको एक साइट है फॉरेक्स फैक्ट्री, वहाँ पे जाके आप इसको रीड कर सकते हो कि इस सेशन की टाइमिंग्स क्या क्या होती है, अपने हिसाब से जाके। ठीक है? अब नहीं पता इसको कैसे रीड करते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी बट कोई बात नहीं। चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। फॉरेक्स फैक्ट्री पे चलते हैं सिंपल, और यहाँ पे स्क्रॉल करोगे आप नीचे, कहाँ गई भाई, ये रहा। ये सॉरी। तो ये सेशंस बताता है आपको, सेशंस। ठीक है? ये आपको सेशंस बताएगा कि किस टाइम कौन सा सेशन ओपन हो रहा है हमारे। उससे पहले अगर आपको अपनी जिस भी कंट्री में रहते हो, वहाँ पे आप अपने जाके टाइम ज़ोन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उस टाइम के हिसाब से आपको बताएगा कि कौन सी कंट्री का कौन सा सेशन ओपन हो रहा है। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे देखोगे 1:30 बजे से सुबह और लगभग 11:30, 11, 12 के बीच में सिडनी सेशन ओपन होता है। सिडनी सेशन ओपन होके
और इतने बजे तक क्लोज होता है, ठीक है। उसके बाद टोक्यो सेशन, इट्स मीन जापानीज, ये लगभग 5 बजे के करीब ओपन होता है और चलता है लगभग सिंपल 3 बजे तक, ठीक है। और उसके बाद लंदन सेशन ओपन होता है लगभग 1 बजे के करीब और ये ख़त्म होता है लगभग 11 साढ़े 10 के करीब, ठीक है। उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है लगभग 6 बजे के करीब और ये चलता है रात 2 बजे के करीब, ठीक है। अच्छा, अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि मार्केट में वॉलीटिलिटी सबसे ज़्यादा कब रहती है? सिडनी, टोक्यो, लंदन या फिर न्यूयॉर्क? सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में रहती है, क्योंकि यहाँ ये दोनों सबसे ज़्यादा हाई वॉलेटाइल सेशन होते हैं मार्केट के। क्यों? क्योंकि लगभग बैंक्स लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशंस में ट्रेड करते रहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा, ये दोनों जब एक साथ खुलते हैं ना, लंदन पहले खुल जाता है लगभग एट नॉर्मल समझ लो 1 बजे के करीब और न्यूयॉर्क समझ लो आप 6 बजे के करीब शाम के। ये दोनों जब सेशन एक साथ ओपन रहते हैं, हाई वॉलेटाइल रहती है और जैसे ये लंदन बंद हो जाता है, फिर मार्केट अपने नॉर्मल सिचुएशन में आ जाता है। तो ये थी सारी सेशंस की कहानी। आप यहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हो, आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी। ऐसे मैं ऐसे ही बता दिया ऊपर-ऊपर से। अब ये नॉर्मल हो गया, फिर चलते हैं हम अपने सिंपल हाँ, हाँ। ये सारे टाइम ज़ोन्स लिखे हुए हैं कि यूरोपियन बर्लिन इतने बजे से इतने बजे तक खुलता है और इतने बजे क्लोज़ हो जाता है। फिर उसके बाद लंदन, ग्रेट ब्रिटेन, यूरोप, लंदन, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो और आपको चीज़ें समझ में आ जाएँगी। अच्छा ठीक है, नॉर्मल चीज़ें हैं। इसके बाद हम चलते हैं बेसिक्स ऑफ करेंसी पेयर। अच्छा, ये भी अच्छा टॉपिक था। Currency pair definitions. A currency pair consists two currencies weighted in relation to each other. The first currency of pair of the base currency and the second is squared currency. The value of currency pairs, तो इसका मतलब सिंपल सा आप समझ लो, फालतू टाइम निकल जा रहा है। दो टाइप की करेंसी होती है, एक बेस फॉरेक्स में और एक होती है क्वेट। जिस करेंसी के बेस पे आप ट्रेड करना चाहते हो वो होती है, या फिर देखो सम सिंपल समझ लो कि यूरो एस डी करेंसी, यूरो और डॉलर, ठीक है। अब यूरो और डॉलर है, तो जो करेंसी पहले होती है, पहले यूरो, वो होती है बेस करेंसी और जो सेकंड में होती है वो होती है क्वेट करेंसी। बहुत मैं डीपली नहीं जाऊंगा क्योंकि ये समझ नहीं आएगा। तो सिंपल सा, जो बेस होती है वो पहले होती है और जो क्वेट होती है वो बाद में होती है। जैसे कि एयूडी लिख दो, एयूडी यूएसडी, तो ये बेस हो गई और ये क्वेट हो। अब यहाँ क्या लिखा है, सेलिंग यूरो एंड बाइंग यूएस डॉलर। जब हम यूरो को इधर सेल बटन दबाएंगे तो हम यूएस डॉलर को बाय करेंगे और जब भी हम यूरो को बाय करेंगे तो यूएस डॉलर को हम सेल करेंगे। सिंपल सी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये बेस करेंसी और क्वेट करेंसी में चीज़ें थी। अच्छा, अब 3 तरीके की करेंसी होती है। एक मेजर, चलते हैं मेजर समझ लेते हैं। एक होती है माइनर और एक होती है एक्सोटिक पेयर्स। अब इसमें क्या फ़र्क होता है? मेजर करेंसी आर इंक्लूड यूएसडी के साथ। मेजर करेंसी यूएसडी के साथ इंक्लूड होती है। माइनर करेंसी, करेंसीज इंक्लूडिंग यूएसडी व्हिच नोन एज़ क्रॉस पेयर, ये एक दूसरे के क्रॉस पेयर में ऐड हो जाते हैं। जैसे एयूडी यूएसडी, एयूडी एनजेडी और कई सारे पेयर्स होते हैं। अब मैं नीचे चलता हूँ, बताता हूँ आपको। एयूडी जेपीवाई हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये सारी होती हैं और कई सारी करेंसीज़ हैं। तो ये क्रॉस पेयर होते हैं आपस में, ठीक है। अब चलते हैं मेजर करेंसी के, पहले समझ लेते हैं मेजर करेंसी क्या होती है। यूरो के साथ यूएसडी पीछे जुड़ जाता है तो वो मेजर करेंसी हो जाती है, ठीक है। जीबीपी के साथ यूएसडी जुड़ गया, मेजर करेंसी। यूएसडी के साथ जेपीवाई जुड़ गया, मेजर करेंसी। यूएसडी के साथ सीएचएफ जुड़ गया, मेजर करेंसी। यूएसडी के साथ कैट जुड़ गया, मेजर करेंसी। जिसके पीछे यूएसडी जुड़ जाए वो मेजर करेंसी, ठीक है। एनजेडी के साथ यूएसडी जुड़ गया, वो मेजर करेंसी। ये सारी बेसिक चीजें हैं। बाकी अब माइनर क्या होती है? माइनर करेंसी क्रॉस करेंसी होती है। यूरो के साथ जीबीपी जुड़ जाए, यूरो के साथ सीएचएफ जुड़ जाए, यूरो के साथ कैट जुड़ जाए, यूरो के साथ एयूडी जुड़ जाए, यूरो के साथ एनजेडी जुड़ जाए, यूरो के साथ जेपीवाई जुड़ जाए। ऐसे ही जेपीवाई के सीएचएफ के साथ जेपीवाई जुड़ जाए, एओडी के साथ जेपीवाई जुड़ जाए, जीबीपी के साथ जेपीवाई जुड़ जाए, कैट के साथ जेपीवाई जुड़ जाए। ये सारी चीजें मेजर माइनर करेंसी में आ जाती हैं, ठीक है। तो हम दो ही करेंसीज में ट्रेड करते हैं। फर्स्ट इज मेजर करेंसी और दूसरी है माइनर करेंसी, ठीक है।
ये 2 करेंसीज़ में हम ट्रेड करते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी एक्सोटिक पेयर। एक्सोटिक पेयर मतलब यूरोपियन और तुर्किश लिरा, यूएसडी और ज़ार, यूएस डॉलर और साउथ अफ्रीकन रैंड, यूएसडी सेक, यूएस डॉलर स्वीडिश कोरोना, यूएस डॉलर डेनिश क्रोन, यूएस डॉलर सिंगापुर डॉलर, यूएस डॉलर हांगकांग डॉलर। तो इसमें हम ट्रेड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं वो भी आपको थोड़े आने वाले टाइम पे मैं बताता हूँ। अच्छा, व्हाट इज़ पिप? इसको हम करते हैं अगली वीडियो में कवर, पिप को, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा हमारे पास। तो ये आती है माइनर, मेजर और एक्सोटिक पेयर्स, और उसके बाद ये हमारी बेस करेंसी। ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, कौन सी चीज़ बेस होती है, कौन सी चीज़ स्वेट होती है। और यहाँ पे यूएसडी को हम बाय करना चाहते हैं तो सिंपल सा यूरो को सेल करना पड़ेगा, और यूरो को बाय करना चाहते हैं तो यूएसडी को सेल करना पड़ेगा। ठीक है? और बाकी सेशंस आपको समझ में आ गए होंगे, और बैंक्स आपको समझ में आ गए होंगे, और बाकी फॉरेक्स तो आपको मैं पिछली वीडियो में बता ही दिया था। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करते चलें, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, क्योंकि अब अगली जो क्लास होगी वो पिप्स के बारे में और नॉर्मल चीज़ों के बारे में, नॉर्मल बेसिक चीज़ों के बारे में होगी। बाकी उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस शुरू करेंगे कि व्हाट इज़ कैंडल्स के बारे में और स्ट्रक्चर्स के बारे में, लिक्विडिटीज़ और काफ़ी चीज़ें आ जाएँगी उसके साथ। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है दोस्तों। ठीक है? और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करते चलिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे सेकंड चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, जो कि शॉर्ट्स चैनल है हमारा, तो उसको जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि क्या नाम है उसका, एसबीटी एपेक्स एकेडमी शॉर्ट्स। ठीक है? शॉर्ट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये भी हम अपना ही चैनल है, तो इसको जाके सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है? यहाँ पे काफ़ी छोटे-छोटे शॉर्ट्स डालता रहता हूँ इन्फॉर्मेटिव, तो वहाँ से आप थोड़ा-सा टेक्निकल एनालिसिस अभी से सीख सकते हो। बाकी तो टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे मैं लॉन्ग वीडियो में सिखा ही दूँगा। अच्छा, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं